वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में। सर, बच्चों की हमेशा एक प्रॉब्लम सुनने को आती है कि मैम हमें हार्मोन्स याद नहीं हो रहे, हार्मोन्स के फंक्शंस याद नहीं होते, उनसे रिलेटेड डिजीजेस याद नहीं हो रहे। तो इन सारे प्रॉब्लम को, उनकी उलझन को दूर करने के लिए आप क्या सजेशन देंगे उन्हें? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि बच्चों को टैबुलर फॉर्म में स्टडी करना चाहिए। एक टेबल ड्रॉ कर लें जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके लोकेशंस, उनके हार्मोन्स और उनके टारगेट ऑर्गन्स के बारे में मेंशन किया। टारगेट ऑर्गन को स्टडी करके उससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में भी वो आइडिया लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं अभी आपके पास स्क्रीन पे एक टेबल शो किया जा रहा है। आप चाहें तो कुछ ऐसा ही टेबल आप बना सकते हैं एंड जैसे ही आप टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचेंगे आपको ऑटोमेटिकली एक आइडिया हो जाएगा कि इन हार्मोन्स का इन टारगेट ऑर्गन्स पे क्या फंक्शन है। एंड वंस यू आर अवेयर विद द फंक्शन, आप डिसऑर्डर्स को भी तुरंत याद कर सकते हैं। तो जितना आप रिलेट करोगे उतना आपके लिए चीजों को याद रखना आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं डिस्कशन की ओर। तो नीट 2013 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने है। Which of the following statement is correct in relation to the endocrine system? First option says adenohypophysis is under direct neural regulation of the hypothalamus. तो बच्चों ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट है फ्रॉम द एनसीईआरटी और हम जानते हैं कि इट इज नॉट एडेनोहाइपोफाइसिस, इट इज एक्चुअली न्यूरोहाइपोफाइसिस, the posterior pituitary, which is under direct neural regulation of the hypothalamus. और हम जानते हैं कि nuclei in the hypothalamus secretes neuropeptides which travel through axons and enter posterior pituitary. Second option, organs in the body like GI tract, heart, kidney and liver do not produce any hormones. ये तो गलत हो गया सरासर, क्योंकि एनसीईआरटी में पैराग्राफ दिया हुआ है इसके लिए और हम जानते हैं जीआई ट्रैक्ट के हार्मोन्स कौन से हैं, सिक्रीटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, पेनक्रियोजाइमिन एटसेट्रा। तो ये हमें पता होने चाहिए। हार्ट के लिए आप जानते हो एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर एएनएफ, किडनी के लिए आप जानते हो इरिथ्रोपोइटिन एंड लिवर आल्सो सिक्रीट्स इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स। थर्ड ऑप्शन, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स produced by the body in trace amount that act as intercellular messengers are known as hormones. इस पॉइंट में हॉर्मोन्स के फीचर्स के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है जो आप यहां से लर्न भी कर सकते हो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, हॉर्मोन्स डू नॉट गिव न्यूट्रिशन, हम सब जानते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट्स एंड दे एक्ट एज इंटरसेलुलर, दैट मींस बिटवीन द टू सेल्स। इंट्रासेलुलर अगर लिखा होता तो वो रॉन्ग हो जाता। इट इज नॉट इंट्रासेलुलर, इट इज एक्चुअली व्हाट, इंटरसेलुलर। तो ये ऑप्शन थर्ड एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं। Releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland. देखो ये तो सरासर गलत है because we know कि releasing and inhibitory hormones are produced by the hypothalamus. So the answer becomes option 3. तो आइए अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जहां हम पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। Yes ma'am, ये क्वेश्चन आया है नीट 2017 में and this targets growth hormone. Question states, hypersecretion of growth hormone in adults does not cause further increase in height. Adults में growth hormone की hypersecretion के बावजूद भी there is no increase in height. क्यों? Because well option, growth hormone becomes inactive in adults. तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कोई भी hormone becomes inactive. Second option, epiphyseal plates close after adolescence. हाँ ये ठीक है क्योंकि epiphyseal plates are cartilage and they are replaced by bone in the adult, इसीलिए there is no increase in bone length. तो ये ऑप्शन आंसर होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, bones lose their sensitivity to growth hormone in adults. तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि sensitivity is lost. Actually growth hormone has got regulatory role in bone mineral metabolism. Option number 4, muscle fibers do not grow in size after birth. तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि muscles do not grow in size. Muscles तो size में grow करती हैं, लेकिन हाँ उनका increase in height में कोई relation नहीं होता। अब
हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में टॉक्सिक एजेंट्स प्रेजेंट इन द फूड व्हिच इंटरफेयर विद थायरोक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ। क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड का, जैसे कि आप देख सकते हो, और हम सब जानते हैं कि आपने पढ़ा हुआ है कि डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन द डाइट और एनी टॉक्सिक एजेंट इन द फूड जो इंटरफेयर करेगा थायरोक्सिन सिंथेसिस को, अल्टीमेटली थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? सिंपल गोइटर। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। लेकिन बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। अब पहले दो ऑप्शंस जो हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस एंड टॉक्सिक गोइटर, एक्चुअली इसमें थायरोक्सिन का सिक्रीशन ज्यादा होता है, दैट इज एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायरोक्सिन। जो थर्ड ऑप्शन है क्रीटिनिज्म, हम जानते हैं कि प्रेगनेंसी में अगर थायरोक्सिन की डेफिशिएंसी होगी, द चाइल्ड बॉर्न, द बेबी बॉर्न विल बी having symptoms like mental retardation, low IQ and physically stunted growth. तो इसलिए आंसर becomes option 4। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोनल एक्शन को पढ़ने के लिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो पूछा गया नीट 2019 में कि हाउ डज द स्टेरॉइड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। तो स्टेरॉइड हार्मोन के केस में जैसा कि आप जानते हो कि दे आर लिपिड सॉल्युबल एंड दे क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो पहला ऑप्शन स्टेट्स कि दे चेंज द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। परमिएबिलिटी को तो वो चेंज नहीं करते, they can cross cell membrane easily, they are lipid soluble and they bind to receptors inside the nucleus, and then the hormone receptor complex will bind to the DNA, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन बताता है कि binding to DNA and forming a gene hormone complex. So this is how the steroid hormones function. Their function is at gene level. फिलहाल थर्ड ऑप्शन क्या कहता है? Activating cyclic AMP located on the cell membrane. तो ये wrong है because हम जानते हैं कि this is a function of protein peptide hormones and also hormones like epinephrine. Fourth option states using aquaporin channels as second messengers. तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि हम जानते हैं कि ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन functions on the distal parts of the renal tubule and help the reabsorption of water through these aquaporin channels. So ADH is a peptide hormone, so again this option is not correct. So the answer becomes option number 2. तो आइए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर रिगार्डिंग द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। और सवाल है, which of the following glucose transporter is insulin dependent? ऑप्शन है हमारे पास GLUT1, सेकंड ऑप्शन इज GLUT2, थर्ड ऑप्शन इज GLUT3 एंड फोर्थ ऑप्शन इज GLUT4। और इसका एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं हमारे सर से। अब इस क्वेश्चन में बच्चों आपको ध्यान रखना है द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर विच इज इंसुलिन डिपेंडेंट। तो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस GLUT4 इज इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, रिमेनिंग GLUT1, GLUT2, GLUT3 दे आर नॉट इंसुलिन डिपेंडेंट। और अगर इनके लोकेशंस के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हमें लेनी है तो GLUT1 is found in erythrocytes, GLUT2 is found in liver cells and kidneys, GLUT3 is found in neurons, and GLUT4 is found in adipose tissue and striated muscle. थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूएबल सजेशन एंड टाइम के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे अलविदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते ठीक आज के ही दिन, यानी कि अगले मंगलवार, अपने अगले वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। तो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।